हर दिन रिपब्लिक डे परेड नहीं होता। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि फौज जो रोज ड्रिल्स करती है उसका कोई महत्व नहीं। बायोफ्यूल्स मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है। जिस बायोफ्यूल में आप फ्यूल उगा रहे हैं उसी में आपको अनाज भी उगाना है, तो आप खाएंगे या गाड़ी चलाएंगे। हिंदुस्तान ने बहुत ही अच्छी तरह से जो प्रेशर आ रहा था उधर से कि रूस से अपना नाता तोड़ो, ये प्रेशर बंद हो गया। आपको पता होगा कि हिंदुस्तानी तो वैसे ऐतिहासिक मूर्ख हैं, पर अमेरिकन जैसे जो ऐतिहासिक मूर्ख हैं वो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इज रशिया किलिंग मोर यूक्रेनियंस? यस, बट आर द रशियंस आल्सो डाइंग इन लार्ज नंबर्स? यस। विवेक रामास्वामी कह रहा है दैट रशिया एंड चाइना शुड बी सेपरेटेड, which is the same as Indian foreign policy. हिंदुस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग रूट है मॉरिशस, जहां ब्लैक पैसा को सफेद बना के इन्वेस्टमेंट की ओर वापस लाया जाता है। अमेरिका का मनी लॉन्ड्रिंग रूट है वॉर। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस टीजेडी पॉडकास्ट पर। और आज हम बात करने वाले हैं पूरे वैश्विक परिदृश्य की, जियो पॉलिटिक्स की, जियो इकोनॉमिक्स की। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्री अनंत शयन अयंगर, ऑल्सो नोन एज अभिजीत अय्यर। आपका स्वागत है मिस्टर अयंगर उर्फ अय्यर। थैंक यू पास्टर सैमुअल डिक्सन जी, आपके यीशु की कृपा की वजह से जो आपने मेरे को बहुत सारा चावल दिया उससे मेरे आँख खुल गए और अब मैं देख भी सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। मैं तो आपके मस्तक पर देख रहा हूँ कि आपके तो जो भगवान शिव के जो वो लगाते हैं भस्मीभूत, वो लगा हुआ है। तो आप कैसे, ये आप क्या अलग तरह के कोई यीशु के भक्त हैं? नहीं, वो यीशु का चिन्ह लगा हुआ है। मतलब आप वो ना कैमरा के पैरालैक्स एरर की वजह आप जो है वो सारे पास्टर्स को वापस शैव सिद्धांत सिखा रहे हैं। नहीं सर, आप तो पास्टर हैं, आपने मेरे को कन्वर्ट कर दिया। नहीं, मैं तो मेरे डीमन वर्शिपिंग मैं तो यीशु को मानता। मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो भगवत गीता का उपासक हूँ। झूठ मत बोलिए, सबको पता है आप कृष्ण भक्त है, नॉट कृष्ण भक्त। तो इसका मतलब असली पास्टर आप हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आइए हम आपके टॉपिक पर ले जाते हैं आपको, ज़्यादा भटकाते नहीं हैं आपको। तो अब आप ये बताइए कि ये जो G20 का डिक्लेरेशन है, इसका कोई महत्व है भी या नहीं है? है और नहीं है। सो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई समिट होता है उसके डिक्लेरेशन से ये नहीं होता है कि भाई ताजमहल बनता है या ताजमहल गिरता है या बुर्जल दुबई बनती है गिरती है, नहीं। बट ये सब इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें अक्यूमुलेट हुए जाती। उसके बाद क्या होता है, जब देशों ने इसमें हार्डकोर कमिटमेंट दे रखा है कि हम क्लाइमेट चेंज की ओर इतना सारा पैसा कमिट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे क्लाइमेट बदलेगा नहीं, पर कम से कम वो पैसा जाएगा, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनना है वो सब जाएगा, वो जो क्लाइमेट फाइनेंस की ओर जो जाना है वो जाएगा, और जो हमको जो उसमें से पैसा मिलना है वो मिलेगा। सो इन चीज़ों में वो इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ ऐसे नहीं होता है जैसे जस्ट क्योंकि किसी ने ये बना दिया है, ये हर दिन रिपब्लिक डे परेड नहीं होता है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि फौज जो रोज ड्रिल्स करती है उसका कोई महत्व नहीं, पर हमको अच्छा लगता है जब हम परेड देखते हैं। तो दिस इज ऑल ऑपरेशनल स्टफ, करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने अगर टोटल में 112 या 115 पॉइंट्स पे अक्रॉस 83 टॉपिक्स पे हमने कंसेंसस बनाया है, ये छोटी बात। जी हाँ, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे बाली में हुआ था कि वहाँ पर एक कॉमन डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था, तो उसी तरह से यहाँ भी होगा। और जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा भी कि बाली इज़ बाली, दिल्ली इज़ दिल्ली। जी। और उधर क्या हुआ था कि बहुत लोग अड़े हुए थे क्योंकि उस टाइम तो यूक्रेन का जो युद्ध था बहुत ही नया नया शुरू हुआ था और लोग बहुत अड़े हुए थे, बहुत रिजिड थे। अब इस बार उतने रिजिड नहीं है। आपने देखा होगा कि रूस ने भी एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज, चीन ने भी एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज, वेस्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज। और अगर आप वो भाषा पढ़ेंगे उसमें तो किसी को भी उसको जैसे इंटरप्रेट करेंगे किसी को भी कंडेम, उस भाषा से अमेरिका भी
कंडेम होता है क्योंकि उसने कोसोवो में जो किया था, लिबिया में किया था, इराक में जो किया था। और जो दूसरी जैसे उसकी चीज़ें जो बताई जा रही हैं कि एक तो ये है कि भाई कंसेंसस ऑब्टेन कर लिया, बड़ी बात है। और दूसरा उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ जैसे जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की जो बात हो रही है, दैट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ G20, लेकिन उसको उसी टाइम पर अनाउंस किया गया। वाई? हाँ, आई गेस टू काउंटर चाइना मोस्ट। ओके। इसका क्या था कि बहुत दिनों से लोग बोले जा रहे हैं कि भाई चाइना इतना सारा कर रहा है, सही है गलत है, उसका कोई प्रॉफिट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है, पर कम से कम चीन कुछ तो कर रहा है लोकल एंगेजमेंट की। आप क्या करें? तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज था। दूसरा चीज भी एक अनाउंस हुआ था, बायोफ्यूल्स। अब अगर आप देखेंगे इस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मैप है, इसमें मेरे को अभी तक पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है इतना प्रॉफिटेबल जो ऐसे आसानी से चल सकता है। क्योंकि जो रेल से इजराइल तक, सऊदी अरेबिया से ओमान या दुबई तक, और फिर शिप से लेके मुंबई तक जो आ सकता है, वो और भी तेज और भी कम दाम पे सीधे सुएज कनाल से शिप पे आ सकता है। तो ऐसे कौन सी चीज होने वाले हैं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जो इसको फाइनेंशियली वायबल बनाएंगे? क्योंकि अब तक चीन का क्या प्रॉब्लम रहा है, उनका एक भी चीज जो है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत एक भी चीज प्रॉफिटेबल नहीं। तो इसको मेरे को देखना है, बस एक अनाउंसमेंट करना था, उसके वास्ते अनाउंसमेंट कर दिया, क्या है पता नहीं। ये बायोफ्यूल्स, अगेन बायोफ्यूल्स मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो जिस बायोफ्यूल में आप फ्यूल उगा रहे हैं उसी में आपको अनाज भी उगाना है। तो आप खाएंगे या गाड़ी चलाएंगे? ये हमेशा बहुत पुराना एक, जब से ब्राज़ील ने ये बायोफ्यूल्स का पायनियरिंग किया था, तब से ये हमेशा प्रश्न लगा है कि भाई आप करोगे कैसे। तो आई डोंट थिंक बायोफ्यूल्स आर द फ्यूचर एनी, बट चलो हुआ तो हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो कॉरिडोर है, जो जिस तरह के हमने देखा अभी जो डिटेल्स हल्के फुल्के आ रहे हैं कि इट विल नॉट ओनली बी ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसके अलॉन्ग आप फाइबर ऑप्टिक्स भी लगाएंगे, इसके अलॉन्ग आप कोई ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का केबल भी डालेंगे, समथिंग लाइक दैट। वो तो है, गैस पाइपलाइन भी डालेंगे। अब उसमें देखिए गैस में अभी क्या है कि हमको याद है कि जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन आना था, उसका क्या, आई डोंट थिंक हमारे व्यूअर्स को याद हो, वो पहले पाकिस्तान से आना था। हिंदुस्तान ने साफ साफ बोल दिया भाई अगर पाकिस्तान से आ रहा है हमको नहीं चाहिए। फिर ईरान ने बोला कि भाई ठीक है अंडर सी करते हैं, और अंडर सी पाइपलाइन का इतना बड़ा कॉस्ट हुआ कि वी वेर नॉट विलिंग टू गो विद इट। हमारे लिए सस्ता था कि हमारे जहाज जाके बंदर अब्बास या चाबहार में जाके लेके आए, रादर देन पुटिंग अप दैट पाइपलाइन। उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट था इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स कैसे चेंज हुआ है? शायद तीनों के साथ चेंज होगा, यानी कि एक हाई स्पीड डेटा केबल, गैस प्लस ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन, अगर तीनों हो। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि यूरोप में जो ग्रीन एनर्जी है वो मोस्टली विंड फार्म्स और ऐसी चीज़ों से, उनके पास इतना सूरज नहीं होता है उधर। तो क्या 4-5 महीने तो ठंड हो जाती है और बारिश ये सब होता है। तो इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ अ लॉट ऑफ सनशाइन। हम बहुत अच्छी तरह से सोलर हार्वेस्टिंग करके उसे ये कर सकते, पर क्या हम उसको एक्सटर्नली बेचेंगे या खुद अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ये पूछने वाली सवाल है। सऊदी अरेबिया भी बहुत सारा, आई मीन सऊदी अरेबिया के पास तो सन ही सन है, और इतना ज़्यादा देयर दी व्हाट, हमारे बाद अर्जेंटीना सबसे बड़ा देश है और उसके बाद शायद सऊदी अरेबिया है। तो इतने बड़े देश में बस 3 करोड़ नहीं, 30 मिलियन 3 करोड़ 3 करोड़ लोग रहते हैं, और बाकी तो सब रेगिस्तान है। उधर सोलर लगा के बेचो, इधर बेचो उधर, देखते हैं क्या होता है। आई मीन आई वांट टू सी दी फाइन प्रिंट। आई एम अ गाय हु ओनली गोज बाय द फाइन। अब जरा बात कर लेते हैं यूक्रेन की।
तो यूक्रेन क्योंकि दैट वाज द सबटेक्स्ट, और यूक्रेन के ऊपर ही कि आप यूक्रेन मेंशन होगा या नहीं होगा, या यूक्रेन और रशिया साथ साथ मेंशन नहीं होंगे, उसके ऊपर ही इसकी जो है वो सक्सेस और फेलियर लोग मान रहे थे। मैं तो नहीं मान रहा था उसको कि दैट इज नॉट द मेजर इशू एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। बिल्कुल। तो यूक्रेन का जो इस वक्त जो युद्ध जिस स्थिति में चल रहा है, उसका पूरे अब जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है? गिवन मैं 2 पैरामीटर्स आपको मेंशन करता हूँ कि एक, जो पब्लिक ओपिनियन है वो अमेरिका में खुद में थोड़ा बहुत चेंज होता दिख रहा है। नंबर 2, डीप स्टेट इज स्टिल कमिटेड टू डिसमेंटलिंग ऑफ रशिया। और नंबर 3, कई लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो यूक्रेन है ये यहाँ जीतने नहीं जा रहा है। सो इस सब को देखते हुए आप जियोपॉलिटिक्स को, गिवन कि नेक्स्ट ईयर अमेरिकन इलेक्शंस भी हैं, उसको कैसे बदलते देखते हैं? इसमें क्या है कि हमने बदलाव ऑलरेडी इस 1 साल में देखे। इसी टाइम पिछले साल आप देख रहे थे कि कितने यूरोपियंस और अमेरिकन्स आके हर चीज़ में, जैसे आप जब मैं कृष्ण या दुर्गा की पूजा करता हूँ, आप बाइबल लेके बोलते हो कि आप कितने घटिया इंसान हो, क्या सब कर रहे हो, बाइबल को पूजो, यीशु को पूजो। वैसे ही करके आके हमको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई रूस पे सैंक्शंस लगाओ, इस पे सैंक्शंस लगाओ, उस पे सैंक्शंस लगाओ। और हम बोले जा रहे थे ना 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 ना। अब मुंह ही नहीं खोल रहे। देखा आपने इस पर एकदम चुपचाप से बैठे हुए हैं। उनके 1-2 न्यूज़पेपर ने हमारा सराहना भी किया है, बोला है कि अगर हिंदुस्तान रूसी तेल और रूसी गैस नहीं खरीद रहा होता तो शायद हमारे तेल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस भी ठीक से ना होते और यूरोप शायद डूब रहा होता। तो ये ऑलरेडी हमने चेंज देख लिया है कि हिंदुस्तान ने बहुत ही अच्छी तरह से जो प्रेशर आ रहा था उधर से कि रूस से अपना नाता तोड़ो, ये बंद कर दिया। ये प्रेशर बंद हो। दूसरी बात ये है कि इन सब को एक किस्म से अब अल्जाइमर्स की तरह है, पार्किंसंस की तरह है कि वो ऐसे भूल जाते हैं कि क्या बोला था 5-10 मिनट पहले। हमारा इंटरेस्ट हमेशा ये रहा है कि रूस और चीन कभी एक साथ नहीं होना। हम जो भी करना है करेंगे, पर रूस और चीन को एक साथ नहीं रहने देंगे। अब ये लोग ये भी मानने लगे हैं कि ठीक है, तुमको जो करना है करो। तो यूक्रेन का अभी जो हमने सोचा था जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हमारे पे होगा पिछले साल, वो शायद नहीं है। कई लोग थे सरकार के अंदर जो पैनिक रिएक्शन में थे क्योंकि उन पे इतना यूरोप और अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा था। पर अब आई थिंक वो हमारे फॉरेन सर्विस के अंदर भी वो एक रैशनलाइजेशन हो गया है। वो जो डर था कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे, क्योंकि अभी पागल कुत्ते ने काटा है इन लोगों को, तो ये कुछ ना कुछ कर देंगे आपको, वो थोड़ा काम। और रशिया ने भी जिस तरह से इसको बड़े ही कहे कि पेशेंटली हैंडल किया है, नहीं तो जिस तरह से प्रोवोकेशन हो रहा था नेटो की तरफ से, एंड रशिया कुड हैव डन मच वर्स। लेकिन जैसा देखते हैं कि बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से वो रिट्रीट भी करते हैं, फिर वापस वो करते हैं। अभी एक इंटरव्यू आया था टकर कार्लसन का, कर्नल डगलस मैकग्रेगर करके, जो who has been in the American Army for a long time, वियतनाम वॉर में लड़े हुए हैं। और जो एक चीज़ जो बड़ी कही वो दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, करे कि जब when I was fighting in Vietnam War, then I was told by my bosses that, well, if we don't fight them here, then we will have to fight them on the American shores. वो कह रहे हैं कि आज भी यूक्रेन के लिए भी वही बात करते हैं। ये स्टैंडर्ड चीज़ है। आप देखेंगे, देखिए अमेरिकन से अगर आपकी मुलाकात हुई है काफ़ी देर, आपको पता होगा कि हिंदुस्तानी तो वैसे ऐतिहासिक मूर्ख हैं।
पर अमेरिकन जैसे जो ऐतिहासिक मूर्ख है वो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिले। उनको बस खुद अपने इतिहास का पता है, और उनका इतिहास कितना पुराना है, 150-200 साल पुराना। ठीक है, उनके उनके खुद के टेरिटरी में 200-300 साल के पहले क्या था पूछेंगे वो भी उनको पता नहीं होगा। ठीक है, एक काहोकिया नाम का एक बहुत बड़ा एक सिविलाइजेशन हुआ क्या करता था इलिनॉय के पास। वो आप जाके कोई भी अमेरिकन से पूछिए, एज इन अ प्री कोलंबियन नेटिव सिविलाइजेशन, पूछिए किन किन को पता है काहोकिया के बारे में, किसी को पता नहीं हो। और वो एज़टेक्स और मायास की तरह बड़े बड़े पिरामिड्स बना रहे थे, फिर भी नहीं पता हो। तो अमेरिका का क्या है कि हर बंदे ने ना एक वो लाइन ये करके रट मार के रखा है। बुद्धू लोग होते हैं ना, वो बस एक लाइन रट मार के रखते हैं। जैसे जब अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू हुआ था वो राहुल गांधी का, राहुल गांधी का बस एक लाइन था, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, एक लाइन उसने रट मार के रखा। आजकल उसका लाइन है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाकी उसको कुछ नहीं पता है। अब पूछेंगे आपका कॉफी अच्छा था, इज कॉफी ऑल्सो यूनियन ऑफ स्टेट्स? ये आपका पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, इज वार्म और कोल्ड ऑल्सो यूनियन ऑफ स्टेट्स? ऐसी तो वो तो है ना कि राहुल गांधी इज अ यूनियन ऑफ ऑर्गन्स, ही इज। सो अमेरिकन विद वन ऑर्गन मिसिंग। अमेरिकन्स को अगर आप कोई भी अमेरिकन सेनेटर या इसको जाके पूछेगी कि भाई ये क्या है या ये क्या है, वो बस आपको 2-3 आंसर दे पाएंगे। हर चीज या तो हिटलर है या हिटलर नहीं है, हर चीज 1936 और म्यूनिक है या म्यूनिक नहीं है, तीसरा वाला हर चीज फाइट द फार एनिमी सो दैट यू डोंट हैव टू फाइट द नियर एनिमी। ये ऐसे, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, पर जो चमन चूतियापा है वो अमेरिकन से ज्यादा और कोई कर नहीं सकता। एक नंबर के घोचू हैं, ना ही तो हिस्ट्री सिखाते, खुद अपनी हिस्ट्री ठीक से नहीं सकते। बस ये 1-2 इनके एनालॉजी होते हैं हर चीज के लिए, राहुल गांधी की तरह इस्तेमाल। इनको इसके सिवाय और कुछ पता ही नहीं। अच्छा, ये भी कहा आप उसमें, उस इंटरव्यू में जो बात आई थी, व्हाई आई एम मेंशनिंग दैट इंटरव्यू इज बिकॉज आई थिंक आई फाउंड दैट वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल टॉक्स ऑन यूक्रेन। और वो ये है कि भाई ये पूरा का पूरा अमेरिका जो भी इनको दे रहा है, जो वेपनरी दे रहा है, वो सब विंटेज वेपनरी है। और वो उसको ना तो चला पा रहे हैं, ना उसका यूज़ कर पा रहे हैं। दे आर डाइंग इन ड्रोव्स। और वो खाली इंफॉर्मेशन वॉर के सहायता से वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई रशियन कैजुअलिटीज़ आर फार मोर देन यूक्रेनियन कैजुअलिटीज़, जबकि जो रियलिटी है वो बिल्कुल उल्टा है। और दे कैन नॉट गो इनटू दिस वॉर फॉर वेरी लॉन्ग, दे आर डेस्टिन्ड टू लूज। तो अगर ये सिचुएशन है तो are they going to be withdrawing like they did in Vietnam? Yeah, they will do far more sensibly like India is asking them to do. So ये बोलना बहुत मुश्किल है। I think the war will continue for at least another 3 to 4 years minimum. पर इस पे कोई डाउट क्यों है कि रूस की ही जीत होनी? क्योंकि आप देखिए रूस का जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, पर सॉलिड है। जो अगर ये आप एक बंदूक लेके उसमें गोली लगा के ढम करके मारेंगे, इट विल हिट। वेस्टर्न इक्विपमेंट जो होता है वो एक गोली चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएंगे, ये ऐसा वाला साइट लगाएंगे, वैसा वाला साइट लगाएंगे, वो लेजर पॉइंटर लगाएंगे, वो ये पॉइंट कॉलिमेटेड क्रॉस हेयर ये लगाएंगे, वो सब लगाएंगे, ताकि अगर मैं देख के आपको गोली मारूं बिल्कुल सही आपके आंखों के बीच में ही गोली चले जाए। बट उसका कॉस्ट क्या है, उसका ट्रेनिंग कितना लगता है आपको? वो पॉइंट कॉलिमेशन ऑन करना, लेज़र ऑन करना, ये ऑन करना, वो ऑन करना, फिर ट्रेन करके आपको मारना। किसी कोई स्पॉटर को बोलना पड़ेगा कि पास्टर सैमुअल डिक्सन इधर खड़े हैं और उनको ऐसे करके एम करके शूट। ये सब करने के टाइम रूसियों ने तब तक 10 ऐसे छोटे छोटे बंदूक बनाए होंगे, 100 गोलियां ऑलरेडी फायर कर चुके होंगे। उस 100 गोली में से 90 गोली मिस हुए हो, पर कम से कम 10 गोली आपको लगे हो, राइट? जब तक आप एक चलाते हैं। तो हमेशा स्टालिन बोलते थे क्वांटिटी हैज अ क्वालिटी ऑल ऑफ इट्स ओन, क्योंकि हमेशा मिलिट्री में क्या होता है, ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का एक कंपटीशन होता है। तो आप देखेंगे रूस में ये हमेशा ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन रहा है कि हम क्वांटिटी 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 के बल पर ही जीतेंगे।
और ये अमेरिकन इक्विपमेंट, पुराना इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है, उसका ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लगता है, उसका जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। वो बस ऐसे ही आप ये नहीं कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देखिए जो मर्सिडीज़ गाड़ी है, अगर वो रास्ते पे रुक गया, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। उसे इवन ओल्डर आप मैं 217 की 223 की मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। 2013 की मॉडल ले लीजिए मर्सिडीज़ का, वो भी अगर ब्रेक डाउन हो जाए, आपको मर्सिडीज़ का इंजीनियर ही बुलाना पड़ेगा, आप उसको फिक्स नहीं कर। पर वही अगर एक फिएट या एम्बेसडर होगा, आप स्पैनर लेके खट 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 करके इधर ये कुछ मारोगे, उधर कुछ मारोगे, कार्बोरेटर पे कुछ मारोगे, वो चलना शुरू हो जाए। दैट इज द डिफरेंस यू लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन. It is also, this equipment is very difficult to produce. It takes a long time to produce. वो जितना यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, यूक्रेन उसको बहुत जल्दी इस्तेमाल किए जा रहा है और उसका रिप्लेसमेंट हो नहीं पा रहा है टाइम. रूस का बहुत कम क्वालिटी का इक्विपमेंट है, पर वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं. और रूस का तो हमेशा वो, जब उनके लोग मरते हैं ना, उनको कोई दर्द नहीं होता है. वो आप नहीं देखेंगे कि हिंदुस्तान में, आपको याद है जब वो फ्लाइट IC-914 हाईजैक हुआ था, सब माँ बाप ने सब जाके वाजपेयी के रेस कोर्स रोड के बाहर बैठ के जुलूस निकाला था, आए मेरे बेटे को बचाओ, ये करो वो करो करके. रूस में कभी आपने देखा है ये सब होते हुए? दे आर अ वेरी डेथ एक्सेप्टिंग, रिस्क एक्सेप्टिंग कंट्री. तो ये सब नहीं होता है. तो इज रशिया किलिंग मोर यूक्रेनियंस? Yes. But are the Russians also dying in large numbers? Yes. जैसा आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो अगर इसमें जीत रशियंस की होनी है, तो फिर जो विवेक रामास्वामी कह रहा है इस समय, विच इज़ फाइंडिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन अमेरिका, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कि 25% of the land should be given to Russia. No, what he is saying is that our number one priority should be that Russia and China should be separated. Which is the same as Indian foreign policy. ये हम हमेशा से बोलते आए हैं. So I agree with him. अरे वो तो हमारा रिश्तेदार है ना, तो हो गई. वो तो अयंगर है. नहीं, किसने बोला? हाँ, वेंकट अनंत स्वामी अयंगर. No. और अय्यर है. All good people are Iyengars. No, sir. Iyengars are very horrible people. ये सब आप वहम में हो. आप ना ये, क्योंकि they are adjacent to you, Pastor Samuel Dixon. Your tricks are very transparent to everybody. They are. देखिए, मैं तो सनातन धर्म में लोगों को लाता हूँ, तो इसलिए आप कहने से कोई असर नहीं पड़ता. नहीं. बट जो विवेक है, बहुत अच्छा सा अय्यर लड़का है, पालकाड़ का, मेरा रिश्तेदार होगा कहीं. वी आर ऑल रिलेटेड, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू यूज द BCMC वर्ड हियर, पर टैम्ब्रा लोग वही होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में. तो पालकाड़ का है हमारा. उसका घर मेरे घर से अबाउट 25-26 किलोमीटर्स दूर है. तो बहुत अच्छी बात. वो लड़का समझता है कि वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है. आई वरी इफ इट सूट्स द अमेरिकन स्टेप, एंड आई थिंक इट डज. What do you mean? अमेरिका का जो पूरा इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, एक ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड, आजकल सब कुछ वैल्यूएशन गेम है. कुछ बनता तो है नहीं, सब वैल्यूएशन. आप गूगल को देखिए, गूगल ने नया चीज़ क्या निकाला है पिछले 10-15 साल से. एक गूगल सर्च इंजन है, एक गूगल मैप्स है. ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट निकला है? कुछ नहीं. उसका कैसे वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन के ऊपर है? आर यू सीरियसली टेलिंग मी अ थर्ड रेट कंपनी that has produced no product for the last 14 years is valued higher than Boeing or Lockheed Martin that produce cutting edge products today? Apple to मैं मान सकता. That's all the deep state and the printing of dollars. अगर आप गुड़गांव में जाके देखेंगे, बड़ा सा, इतना विराट बड़ा सा ऑफिस है गूगल का, उसके अंदर बस चूतियों का भंडार है. बैठ के सब ऑफिशियली ये एग्जीक्यूटिव हैं, वो एग्जीक्यूटिव है, एंड आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट दिस इज माय एकेडमिक ओपिनियन. सब के सब जो उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, वो बैठ के मुठ मार पूरा दिन, और कुछ उनका काम होता नहीं. It is the most useless third rate employment for the chronically unemployable that you can get. So you're discounting the lessons imparted by OMG too. Yes, I am.
एंड सो इट इज द सेम विथ ऑल दीज फेसबुक ने क्या निकाला है? कुछ निकाला है? कुछ भी नहीं निकाला है, वही. सो यू सी इट इज दिस वैल्यूएशन गेम दैट्स बीइंग प्लेड. इनका गेम क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए जहां हम पैसा को लॉन्डर कर सकें. हिंदुस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग रूट है मॉरिशस, जहां ब्लैक पैसा को सफेद बना के इन्वेस्टमेंट की ओर वापस की तरह वापस ले लाया जाता. अमेरिका का मनी लॉन्ड्रिंग रूट है वॉर. Okay. Talking about Vivek Ramaswamy, he is pronouncing his opinion on a lot of issues. बहुत सारे issues पे वो बात कर रहे हैं, और जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज और ख़ास तौर से जो जियो इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज हैं उस पर भी वो बोल रहा है, जिसमें जो मैंने आपको कहा प्रिंसिपल बात जो ये कह रहा है. और उसके लिए जो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी आप जानते हैं. वो प्रिस्क्रिप्शन ये है कि मेक फ्रेंड्स विद रशिया. Yes, Why is it not acceptable to the deep state? they need an enemy. A deep state, Or why can't they have China as the you can't have China because your financial interests are so tied into China. देखिए, बहुत आसान सी बात है कि अगर मेरा आपका कम से कम 10 करोड़ का बिजनेस चल रहा है और मेरा और उधर सुशांत सरीन लेटे पड़े हुए हैं, उनके साथ मेरा बस 5 लाख का बिजनेस चल रहा है. किसी ने बोला, मेरे को बंदूक दे के बोला कि भाई किसी को मार, मैं आपको मारूंगा या उसको मारूंगा? ऑब्वियसली उन्हीं को मारूंगा. You are the goose that lays golden eggs, so I can't kill you. So it's that simple. China owns a lot of the American deep state. China's equities in America are so huge. A lot of this fake valuation-based economy is propped up based on Chinese money. They can't. इसीलिए चाइना हमेशा दूर का दुश्मन रहेगा, पास का दुश्मन नहीं बने. पास का दुश्मन अमेरिका को किसी और, कोई और की जरूरत, और वो रूस परफेक्ट विलन है. क्या इंडिया भी कभी बन सकता है उनका? बन तो सकता है, बन तो सकता है, बिल्कुल बन सकता है. और जो उनका जो डीप स्टेट का जो वोक फ्रिंज है वो तो इंडिया को बड़ा दुश्मन मानता है. इंडिया तो सबसे एनिमी नंबर 1 है. तो बट द गुड थिंग इज कि अभी भी हमारा लेवरेज है. वी ब्रिंग मोर इकोनॉमिक वेल्थ टू अमेरिका देन द वोक्स डू एट द मोमेंट. तो अब तक के लिए तो कोई डेंजर नहीं है. When the वोक्स स्टार्ट बिकमिंग प्रोडक्टिव, वो तो होने वाला नहीं है. वोक्स तो होते ही हैं पैरासाइट्स जो दूसरे के पैसे पे पलते पड़ते पोसते हैं, तो उसका तो कोई डेंजर नहीं. अब एक और जो इसमें G20 में जो बात हुई उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया गया, इज दैट अ मैसेज, या कि उससे कोई जो ये इकोनॉमिक ग्रुपिंग है उसके कोई सिग्निफिकेंस है? And I'll tell you why. First is Africa has a huge amount of natural resources. जब तक हम उनको टेबल पे एक फीलिंग नहीं देंगे ओनरशिप का, तब तक आपका रिसोर्सेज आपका हमेशा कंपटीशन में रहेगा चीन के साथ. वो आप चाहते नहीं हो, बिकॉज चाइना कैन आउटस्पेंड अस एनी टाइम. जो हम 10 रुपए दे सकते हैं वो 20 तो छोड़िए, वो चीन 100 देकर भी ले लेगा फिर. तो इसके लिए हमको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल चाहिए था जिसमें अफ्रीका को एक किस्म से ओनरशिप का फीलिंग है. नंबर 1. नंबर 2 क्या था कि एक किस्म से हिंदुस्तान हमेशा जो गरीबों का एडवोकेट बनते रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, वो थोड़ा दिखावा भी करना था. ग्लोबल साउथ और ये सब. एंड इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि लोग भूलते हैं कि यूएन में एक देश का एक वोट मिलता है. इधर आपके 50 देश हैं, उधर दैट इज अ वन कॉम्प्रिहेंसिव वोटिंग ब्लॉक, जो 50 वोट इसी वजह से आपको आएंगे. तीसरी चीज क्या थी इसमें कि हमको वेस्ट से क्या चाहिए. देखिए, सबको पता है कि सोलर पैनल कैसे बनता है, सबको पता है कि विंड टरबाइन है कैसे बनता है, और उसका जो स्टोरेज है वही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी. तो इसमें ग्रीन एनर्जी भी यही प्रॉब्लम होता है कि जो प्रोडक्शन पीक होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पीक नहीं होता है और उसको स्टोरेज करना पड़ता है. तो इस वजह से क्या वो होता है कि हमको वो टेक्नोलॉजी अगर बस हिंदुस्तान मांगेगा नहीं.
पर अगर हम बोलेंगे देखो हम एक ग्लोबल साउथ की तरह सम 50-60 देश एक साथ एकजुट होके मांग रहे हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो यूनियन की तरह बन जाता। सो यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग इट। ये हमने पहले ट्राई किया था, आपको याद है हमने चाइना के साथ एक G2 करके एक ये बनाया था, और चीन ने हमका धोखा देके भागी गए। और वो आपको याद है ना? तो उसी की तरह उन्होंने दे साइंड अ स्पेशल चाइना अमेरिका डील ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वी वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे we deal with it in a way that incentivizes the Africans, that keeps the Chinese out, and at the same time gives us collective power. तो आप ये मान सकते हैं क्या कि ये जो कोविड में जो फ्री वैक्सीन अफ्रीकन कंट्रीज को भारत ने दी थी, तो दैट वाज मूव विद ग्रेट फोरसाइट। I always thought so. इसका कोई ना कोई लार्जर मीनिंग था। अब हमको पता चल रहा है वो सब चिप्स दे फॉलिंग इन प्लेस। क्योंकि अब अभी भी देखेंगे, अगर आप हिंदुस्तानियों की बात करें अफ्रीका में, चिढ़ते नहीं। चीनियों की बात करेंगे, बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि बस चीनी आके उनको गाली दे के बिल्डिंग बना के फिर चले जाए। लोकल बिजनेस कुछ नहीं, लोकल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। इंडिया इन्वेस्ट इन लोकल पीपल। Okay, so that way it's a diplomatic victory for Modi personally. It all adds up. Yes. You would think so. I won't say it's a diplomatic victory for Modi. It's the building blocks for a big victory to come later. तो इसी में ये भारत की दृष्टि से यदि देखें इसमें, तो यहाँ पे एक बड़ी सी आयरनी सी दिखती है। वो हम देख रहे हैं कि भाई वी आर गेटिंग एप्रिसिएशन from the world, even from New York Times and the Washington Post, which is saying quite something. Not that we care. Not that we care, लेकिन वो it is something to be noticed. लेकिन there is this great pitfall. What if the power changes within India? Then what happens to all these initiatives? I suspect they will continue. क्योंकि इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी और जो वामपंथ है उसका जो पूरा सोशलिस्ट मैसेजिंग है, उनका कुछ भी आइडिया चौपट कर। तो मैं सस्पेक्ट करूंगा कि ये सब प्लान को नया नाम दिया जाएगा। जैसे ये इंडिया मिड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, उसको जवाहरलाल नेहरू कॉरिडोर बनाया जाएगा। जो बायोफ्यूल्स अलायंस था उसको इंदिरा गांधी शक्तिशाली पादशाली अलायंस बनाया जाएगा। बट उसके सिवाय नाम चेंज के सिवाय आई डोंट थिंक। और इंडिया का जो एंगेजमेंट आसियान से है उसको आप किस तरह ज़्यादा देखते हो? क्योंकि हमने आसियान से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था या चाइना लेड जो एग्रीमेंट्स करने थे वो तो हमने किए नहीं, लेकिन आसियान ब्लॉक में हमने देखा कि अगले दिन यहाँ पे शुरू होने वाला था G20, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी टाइम निकाल के गए और आसियान में, जो कि आसियान का मेंबर नहीं है भारत, फिर भी वहाँ पे गए और अपनी प्रेजेंस दिखाई। तो ये जो डिप्लोमेसी है ये किस तरफ जाती दिख रही है आपको? ये देखिए आसियान में क्या प्रॉब्लम है कि चीन ने बहुत उसके अंदर पेनिट्रेशन करके रखा। अगर आप देखेंगे जो लाओस है वो, और आसियान का ये क्या है ना कि हर चीज़ कंसेंसस से होना चाहिए। अगर एक देश मानता नहीं है फिर बाकी देश नहीं मान सकता। अब इसमें लाओस जो है एकदम पूरा का पूरा जो चीन बोलता है वही करता, तो जो चीन को तोड़ना पड़ता है लाओस करता है उसके लिए, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे दूसरे, ठीक है, फिलीपींस आजकल हमारे साइड पे है पर पहले वो चाइना के साइड पे हुआ। इंडोनेशिया कभी इधर कभी उधर, मलेशिया कभी इधर कभी उधर करते रहता है। सिंगापुर कम से कम उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो चाइना को ये इन्फ्लुएंस करना अलाउ नहीं करेंगे। दे टेकन अ वेरी क्लियर डिसीजन सम 2-3 years नॉट टू अलाउ दैट। पर बाकी के जो है ये जो विशी वॉशी चीज़ है आसियान में ये बहुत चल रहा है। सो वी डिडंट फील दैट दे वर यूनाइटेड इनफ और सीरियस इनफ टू डिलीवर। एपेक में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, वो तो वैसे भी हमको इनवाइट नहीं किया है, बट
APEC में again the problem is China. How do you bypass China in? And China has too many कठपुतलीज in that. Like for example, Justin Trudeau जो चाइना का सबसे बड़ा बेवकूफ कठपुतला है. But जस्टिन ट्रूडो की बात पे, जस्टिन ट्रूडो का जो यहाँ हश्र हुआ के बारे में कुछ आप कमेंट करें. और कुछ तो नेचुरल हुआ, कुछ प्रोविडेंशियल हुआ, और कुछ भारत की तरफ से हुआ. देखिए, जस्टिन ट्रूडो के बारे में बात करना और राखी सावंत के बारे में बात करना एक ही चीज़ है. बस उनका जेंडर अलग है. उसका अगर आप जस्टिन ट्रूडो, लेकिन जेंडर तो सोशल कंस्ट्रक्ट है ना आजकल. हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ. वो जस्टिन ट्रूडो का असली नाम है राखू सावंत. दैट्स इट. इज ए हिम्बो. और कहा भी क्या जा सकता. देखिए, कनाडा एक ज़माने में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डिप्लोमेटिक देश हुआ क्या कर. यूज्ड टू वेल्ड अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज. जस्टिन ट्रूडो के नीचे पूरा का पूरा ही जोक की तरह. जो भी उस देश में घटिया से घटिया अगर नमूने आपको मिलेंगे, वो सब जस्टिन ट्रूडो के पार्टी से जुड़े हुए होंगे या जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के समर्थन में. अब ऐसे बंदे के साथ आप करोगे क्या. ये स्कूलों में बच्चों का यौन शोषण सिखा रहा है. कोई ऐसे स्कूल में करता है? घटिया इंसान है ये. इसको तो किसी बच्चे के पास अलाउ भी नहीं करना चाहिए. खुद यौन शोषण करने वाला लगता है मेरे. और कनाडा जैसी सपोजिटली डेवलप्ड कंट्री जो है, अभी भी A300 टन पर अपने डिप्लोमेटिक मिशंस लेके जाती है. तो कनाडा का देखिए, कनाडा का क्या है ना, वो ऐसा देश है जो मानता है कि भाई देख, अमेरिका हमारा पड़ोसी है, हमारे को कुछ नहीं करना है, बस बिंदास बैठ के मज़े उठाओ. अमेरिका का सब फाइटर है, न्यूक्लियर है, कैरियर है, ये है वो है, हमको किसी भी चीज़ पे पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है. दे डोंट स्पेंड ऑन देयर डिफ. इसीलिए आपका एक 30-40 साल पुराना VIP जेट है जो ब्रेक डाउन होता है. फिर जो नया जेट आना है उधर से, वो भी एक A310 है, उसका भी ब्रेक डाउन होता है. उसको रोम में रुकना था, इंस्टेड वो लंदन में डाइवर्ट होके फिर उसका कुछ स्पेयर पार्ट्स मिलके, कम से कम वो डाइवर्जन सीरीज डाइवर्जन नहीं था, उसको ले आया गया है. अब पता नहीं जाने के टाइम वो सीधे कनाडा पहुंचेगा या नहीं, या फिर से कोई और डाइवर्जन होगा कर. पर उसका जो ओरिजिनल प्लेन जिसपे वो आया था वो अभी भी दिल्ली में अटका हुआ है. और यूके को आप किधर जाते देखता है. चले यूरोप की बात करते हैं, पूरे यूरोप की. क्योंकि ये जो यूक्रेन में वॉर शुरू करवाया गया एट द इंस्टेंस ऑफ USA. और इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी जो है वो है यूरोप. और यूरोप में भी अब कुछ आवाज़ें उठने लगी, जैसे फ्रांस, जिससे ओपनली एक बार तो कहा कि साहब की वी मस्ट मूव आउट ऑफ द शैडो ऑफ अमेरिका. तो क्या ये जो पूरा जो यूक्रेन वाला जो इन्होंने चलाया, उसका ये एक नेट इफेक्ट हो सकता है इन द मीडियम टर्म और इन द लॉन्ग टर्म, कि यूरोप जो है वो इनके शैडो से बाहर निकल जाए? हाँ या ना, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है जब तक EU में स्प्लिट होगा तब तक वो अमेरिका के परछाई से निकलेगा. मैं बताता हूँ क्यों. इसमें एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, चेक रिपब्लिक, इटली टू अ लेसर एक्सटेंट, जो रूस के साथ पंगा नहीं चाहते. फिर वो देश हैं जो रूस के साथ, उनका पूरा सुबह उठने का ही मकसद है रूस के साथ छेड़खानी करना. वो है लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यूके. क्योंकि वो इतना दूर है कि उसको लगता है कि भाई जलेगा तो ईस्टर्न यूरोप ही जलेगा ना, मैं नहीं जलूंगा, तो चलो आग लगा. पोलैंड और ये जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनको जो EU से पैसा मिलना है
वो तभी मिलेगा अगर वो बोलते रहें कि रूस हमारे को खाने वाला है, रूस हमारे को खाने वाला है, रूस ये दानव दैत्य है जो हमको मार के खाने वाला है। तो वो नेटो में अपना ये चीखना चिल्लाना करते हैं और ईयू से फिर उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैसा मिलता है, मार्केट एक्सेस, ये सब। तो इनका हमेशा से ये है कि वो एक मिलिट्री थ्रेट को बढ़ा के इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बल पे फिर वो मिलिट्री थ्रेट को ज़्यादा ये कर। तो यू कांट ब्लेम देम, ये बहुत उनका इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है। आई डोंट थिंक इट्स इंटेलिजेंट फॉर यूरोप, पर उनके लिए तो कम से कम बहुत ही अच्छा। अब इन दोनों देशों के बीच में जो गठबंधन है, ये फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और हंगरी, which do not want conflict with Russia, and these countries which do want conflict. What do you do? ये एक बहुत ही ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अब आपके घर में आप और आपकी पत्नी है, आप अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि आपके शेर को के आंख में हाथ डालना है या नहीं डालना। It's that simple. Something's got to give. Something's got to give. और जो लूज आउट कर रहे हैं एंड वो प्रॉब्लम क्या है कि उधर भी एक लिबरल कंजर्वेटिव का शिज्म, यानी कि पोलैंड और हंगरी जो है वो कंजर्वेटिव साइड में है इटली के साथ, और जो जर्मनी है वो एक किस्म से बहुत लिबरल साइड पे, ठीक है ना। सो ये एक दूसरा स्प्लिट भी बनता है। तो स्प्लिट बस ऐसे नहीं है, स्प्लिट ऐसे भी है। अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? कुछ नहीं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जब आपका घर इतना बटा हुआ है कंजर्वेटिव और लिबरल, प्रो रशिया को मत छेड़ो, रशिया को छेड़ो, ऐसे इतने सारे स्प्लिट्स हैं, ये मेरे को ऐसा एक ग्रुपिंग नहीं लगता है जो अमेरिका के परछाई के बाहर में। लेकिन जो इसमें जो लूज आउट कर रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, वो तो जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेज हैं जर्मनी और फ्रांस जैसे, उनको हो रहा है, या इटली जैसे इनको हो रहा है। और जो लोग इसके बेनिफिशियरी हैं वो छोटे नेशंस हैं जी। तो कब तक ये एक दूसरे को सब्सिडाइज करते रहेंगे? वैसे भी ईयू बनाया इसीलिए गया था कि भाई वो अमेरिका के कब्जे में रहे। हाँ, तो देखिए बहुत आसान सी चीज़ है। ईयू में एक फाउंडिंग प्रिंसिपल था कंटेनमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका प्राइमरी गोल था कि जर्मनी को फिर से बड़ा बनने देना नहीं चाहिए, तो इट वाज टू कंटेन जर्मनी का क्या था, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों का कत्ल किया था कि उनको रिहेबिलिटेट करना, कि भाई हम जानवर नहीं है, हमको हम इंसान हैं करके हम पे छापा लगना चाहिए फिर से। यू हैव बीन प्रोमोटेड फ्रॉम जानवर टू इंसान। ईयू ने ये किया। इसका मतलब है विन विन पॉलिटिक्स। जर्मनी गेट्स कंटेन्ड एंड जर्मनी गेट्स रिहेबिलिटेड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, आप आजकल ईयू का पॉलिटिक्स देखो, इसमें विन विन कहाँ? इसमें रिहेबिलिटेशन और कंटेनमेंट की बात ही का। हर चीज सब्सिडी के बारे में है कि इधर का सब्सिडी इधर करो, उधर का सब्सिडी इधर करो, प्रोडक्टिविटी इक्वलाइज करो, सब्सिडी इक्वलाइज करो, इधर पैसा। एक किस्म से आईएएस का ये बन गया है, आईएएस का अड्डा बन गया है कि आईएएस का what is the reason for the IAS to exist? It is so that the IAS exists. And so the EU has become like the IAS. EU exists for the sake of EU. Of the EU, by the EU, for the EU. For the and screw all the citizens of the EU. अब इसको अगर हम देखें पर्सपेक्टिव में, let us look at it from the perspective of the BRICS. BRICS का एक बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय था वो ये था कि they have set up a group to study the future currency situation, एक करेंसी के बारे में क्या करना है, और to promote what is called local currency transactions. इसको आप किधर जाते देखते हैं? बात होती है आजकल डी-डॉलराइजेशन की। हमें पता है कि अमेरिका की जो डेट है वो अनसस्टेनेबल है, और हर साल वहाँ प्रॉब्लम होती है कि नहीं डेट लिमिट बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है।
और जो ये आप फेक वैल्यूएशन की बात करते हैं, इट इज ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ दैट फिएट Yeah, डॉलर, yeah. वो सारा उसका है। चाइना ने अभी कुछ दिन पहले एक पेपर निकाला था और उसमें जो है, जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन था, उसमें ये चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी थी। यहाँ तक लिखा था कि इट टेक्स देम 17 cents to print a $100 bill, Yeah. and we have to part with real goods and services. तो ये जो सिचुएशन है, इसको आप किधर जाते देखते हैं? देखिए, डी डॉलराइजेशन तो होना है क्योंकि यूएस डॉलर का जो रिलायबिलिटी है वो खत्म हो रहा है। जब तक द यूएस डॉलर वाज पेग्ड टू अ गोल्ड रिजर्व, उसका कोई वैल्यू था। ठीक है, गोल्ड का वैल्यू ही एक किस्म से नोशनल है। जब सब प्रलय होगा तो गोल्ड का कुछ बचेगा नहीं, आपको फिर ये मशरूम या अंडा जो मिलेगा वही आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड तो आप खा नहीं पाओगे। ठीक है, बट इवन दैट नोशनल वैल्यू इज समथिंग। राइट नाउ द डॉलर इज पेग्ड। ऐसे तो चलता नहीं है भाई। कौन अपना पैसा किसी दूसरे बंदे के कर्ज पे लटका के रहता है? What happens when the debt collector comes and wants to call in the debt? It is unsustainable. I think everybody knows it's unsustainable. सबको पता है कि बड़ा क्रैश होने वाला है और उसका एडजस्टमेंट के लिए अभी सब कोई ट्राई कर रहा है, इंक्लूडिंग द यूएस। इंक्लूडिंग द यूएस। प्रॉब्लम क्या है कि चीन की कौन सी बड़ी इतनी ये करेंसी है? चीन को तो शर्म करना चाहिए। जो आपने बोला उनका 17, उन्होंने अमेरिका के बारे में लिखा कि 17 सेंट लगता है एक $100 नोट छापने के लिए। उनका 5,000 युआन का छपने के लिए एक युआन भी नहीं लगता हो, एक युआन से कम लगता हो। उनका सबका सब कोलैप्स हो रहा है। उनका ट्रेन सिस्टम $1 ट्रिलियन डेट में है। सब बोलते हैं हाँ, हाई स्पीड ट्रेन। कोई भी उसके $1 ट्रिलियन डेट के बारे में बात नहीं करता। ठीक है, एवरग्रैंड का ही ओरुमची वाला जो लाइन है, हाँ। उस पे दिन पे अरे की छोड़ दीजिए। The entire high-speed network is not producing money except Beijing to Shanghai. बेजिंग शांघाई। That's the only route that's producing money. Maybe Beijing Dalian is producing money, but I doubt even that. तो इसमें क्या है कि चीन का कौन सा बड़ा ये है बिजनेस कॉन्फिडेंस है कि वो इसके बारे में बात कर। भारत का ठीक है बेटर है, पर वेयर इज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू कीप दैट मनी अफ्लोट? साउथ अफ्रीका की बात ही छोड़िए, उधर देखिए हमारे दो कौड़ी के गुप्ता ब्रदर्स जो सहारनपुर के भिखारी थे, उन्होंने जाके पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ा है। खरीद लिया। हाँ, खरीद के बर्बाद करके छोड़ा है। सहारनपुर की ही थी ना, पता नहीं कहाँ के। आई एम नॉट श्योर। वहाँ लखनऊ सहारनपुर इधर ही कहीं वो यूपी के टपोरी थे वो लोग, 2 गुप्ता भाई। उन्होंने जाके पूरे बर्बाद करके रख दिया साउथ अफ्रीका। ब्राजील का जो राइज हो रहा था वो तो अब रुक ही गया है। आजकल ब्राजील में मिलता क्या है? एक दिन में बोलते थे कि भाई देख, एम्प्रायर की तरह वैसे कोई प्लेन मैन्युफैक्चरर नहीं है। आज एम्प्रायर के प्लेन बिक ही नहीं रहे, एंड दे आर नॉट रिकैपिटलाइजिंग ऑन एनी न्यू एयरक्राफ्ट। वो बम्बार्डियर ने उनका पूरा, और बम्बार्डियर को तो एयरबस ने वो वाला खरीद लिया था। सो दैट इज थ्रैशिंग एम्प्रायर इन एवरी सिंगल मार्केट। तो ब्राजील का बचा क्या है? सो इट्स वेरी डी डॉलराइजेशन होगा, पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि ब्रिक्स के वजह से वो डी डॉलराइजेशन। तो आप टाइमलाइन देते हैं डी डॉलराइजेशन को, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है उसका क्रूड ऑयल का ट्रांजैक्शनल मीडियम होना है। करेक्ट। उसका जो ट्रेड मीडियम है वो डॉलर है। और अगर जिस तरह से अभी शुरू यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग कि सऊदी अरेबिया और चाइना जो है वो युआन में डील कर रहे हैं, डॉलर में। इंडिया और यूएई जो है वो रुपी दिरहम में डील कर रहे हैं। तो अगर 2 सबसे बड़े कंज्यूमर टॉप 10 के, इनफैक्ट इंडिया चाइना तो सबसे बड़े हैं, ये फर्स्ट 2 हैं, और जो टॉप 10 के 2 बड़े प्रोड्यूसर, ये अगर डॉलर से डीलिंग हो जाते हैं तो डॉलर पे क्या फर्क पड़ेगा? डॉलर पे फर्क पड़ेगा कि उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट था वो कम होता है, जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है, बट इट स्टिल डज नॉट इरोड द वैल्यू ऑफ द डॉलर टिल
कोई क्राइसिस में द युआन एंड द रूपी मैनेज टू शाइन। आप कैसे कोई क्राइसिस के, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे रूपी का वैल्यू डिफेंड करते हैं या युआन का वैल्यू डिफेंड करते हैं, इस पे निर्भर है डी डॉलर। तो मैं मानता हूँ कि जो यूएई और एमिरेट्स कर रहे हैं डाइवर्सिफाई करके, ये फर्स्ट स्टेप है। यूएई और सऊदी, यूएई सऊदी वो फर्स्ट स्टेप है, बट इट इज नॉट द गारंटीड स्टेप। द गारंटीड स्टेप यू विल सी जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस में there is pressure on the rupee and the, it is how the national governments acquit themselves in defending the currency that you'll see the actual move towards de-dollarization. and if de-dollarization does happen, then what happens? What happens to all this big tech? देखिए बिग टेक तो वैसे भी एक there is more value to be had in air than there is in Google and Facebook. Right? It's all make-believe nonsense. Bubble. Total bubble. Total unsustainable. They are already making huge losses. Unsustainable, transparently corrupt bubble. Transparently corrupt. Which is propped up. इसीलिए उन्होंने, remember, it wasn't Biden who defeated Trump. It was Google, Facebook, Twitter under Jack that defeated Trump. And they did it so that this bubble economy of theirs would continue. ठीक है? I don't know how long it can continue because every bubble has to burst, especially a transparently fake bubble like this. आप इनकी बैलेंस शीट्स देखिए ना, क्या चल रही है इस समय। वो तो दिखाएंगे नहीं ठीक से आप। $1 trillion in the red, 800 billion in the red, 600 billion in the But red. this is why the currency is pegged to debt. They'll borrow their way out of it and claim, it's debt. It's fantastic. It's an asset. If de-dollarization does happen, how does it impact India and India's I think diaspora? I think India will be very well protected as much as an international economy can be against de-dollarization, क्योंकि हम तो डॉलर ज्यादा इस्तेमाल करते ही नहीं है हम इस देश, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान का तो पूरा डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो गया है, हम तो डॉलर मानते नहीं है। I mean, अगर आप जाके कोई दुकान में डॉलर दो, जोर से छापड़ मारेगा, बोलेगा कि भाई तू क्या मेरे को बुद्धू बनाने की कोशिश कर, ठीक है। So will it affect our international trade and things like that? To an extent, yes. सबसे ज्यादा हानि किस पे पड़ेगा? हमारे जो टटपुंजी सब बे एरिया में जो बैठ के साइबर कुलीस इन पे पड़ेगा, और उनको पढ़ना भी चाहिए। किसने बोला तुमको सब जाके गूगल के लिए कुली बनो, फेसबुक के लिए कुली बनो? किसने बोला तुमको डेमोक्रेट के लिए वोट करने? किसने बोला तुमको आयशा वाहब के लिए वोट करने? वोट करो, भुगतो, बहुत अच्छी बात है। उनका सब घर उजड़ने वाला है, बहुत अच्छा। मैं बैठ के वो जयपुर का मशहूर कचौड़ी खाऊंगा और शैम्पेन पीऊंगा और ताली बजाते देखते बहुत मजा आएगा। अभी जो कुछ और जो G20 के साइडलाइंस पे जो कुछ बायलैटरल हुए हैं, वो बायलैटरल्स का भी काफ़ी सिग्निफिकेंस लगता है। तो यूएस के साथ जो बायलैटरल हुए हैं, और उसमें ख़ास तौर से जो जेट इंजन डील है या प्रेडेटर डील है, वो जो आगे बढ़ी है, जिसको पहले ऐसा लग रहा था कि जब मोदी गए थे यूएस तो वैसा लग रहा था कि ये शायद खाली दिखावे के लिए है, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि ये रियल है। तो इसका हमारा जो नियर जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यानी हमारे जो नेबर्स है, उस एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं फ़र्क तभी बोलूँगा जब एक्चुअल डील साइन हो। अभी बहुत मैंने सुना है कि होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। हम वर्किंग ऑन एन अजम्पशन। देखिए, द फर्स्ट थिंग अबाउट द प्रेडेटर ड्रोन्स इज कि वो आपको एक काफ़ी पावरफुल सा क्षमता देता है दूर से, क्योंकि जो प्रेडेटर का जो क्षमता है, जो हम बात नहीं करते, सब बोलते हैं कि भाई देखो इस पे मिसाइल्स लगे हैं, ये काफ़ी हाई फ्लाई कर सकता है, दूर तक फ्लाई कर सकता है। What nobody talks about is the counter jamming capabilities it has and the jamming capabilities it has, where it almost hides. Detecting it is very difficult. और वो जाके जो चाइनीज आपके टैंक सब बने हुए हैं, देखिए हमारा एक एडवांटेज है चीन के vis-a-vis चीन, और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि हमारे जो एयर बेसेस हैं, जो
गंगा इंडो गैंजेटिक प्लेन पे है, लो ऑल्टीट्यूड में हो। लो ऑल्टीट्यूड पे है, 1000 फीट पे, तो बहुत अच्छी तरह से फाइटर्स टेक ऑफ कर सकती हैं और बहुत पास है वो हिमालय के पास, तो अच्छी तरह से पावर प्रोजेक्ट कर सकती है। चाइना का जो पूरा का पूरा है वो 15,000 फीट है, तो जो प्लेन जो उधर से टेक ऑफ होता है उस पे जो इट पुट्स अ क्रिपलिंग लोड ऑन दी है, half towards at 50%. even worse than half. Sometimes it will come down to even about 20-25% of capacity. तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक एयर एडवांटेज, उसी टाइम हमारा एक ग्राउंड डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब थल सेना लड़ रही होती है, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप ऊपर से आप ही देख लीजिए, जब गाड़ी नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो इंजन पे ज्यादा स्ट्रेन लगता है, और जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है काफी आसान रहता है, वो इंसान पर भी होता है। तो what these drones do is they add a huge, because they are infantry support, you can use them for infantry support, and massive, they do a lot in terms of negating that infantry advantage that China has. ये बहुत important है, without occupying your aircraft. The aircraft can be doing other things like shooting down Chinese aircraft instead of focusing on protecting your ground forces. और आप देखेंगे कि पैंगोंग सो में उनका बहुत बड़ा आर्मर्ड बिल्डअप है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपने तो यूक्रेन में देखा होगा कि 2-3 किलो वाले वॉरहेड कैसे टैंकों को तबाह कर रही हैं। ये तो मच हेवियर वॉरहेड्स हैं, दे कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ये वन थिंग दैट्स वेरी। दूसरा चीज क्या है जो जेट इंजन डील इफ इट गोज थ्रू, विल बी द फैक्ट कि जो अमेरिकन जेट इंजन्स हैं उनका लाइफ स्पैन बिटवीन मेंटेनेंस एंड थिंग्स आएगा 2000 घंटे के करीब। यानी कि जो प्लेन में आप वो लगाएंगे 2000 घंटे के, तकरीबन 2000 घंटे, दे डोंट नीड द मेंटेनेंस। यही रूस में कम से कम 200-300 घंटे हैं, और जो चीनी इंजन है इट इज 80 to 100 hours. Then you have to change the blades. You have to keep changing. You don't have to change maybe, but you have to take it for deep maintenance. So इसका अब Western crystal blade technology is so far ahead, it doesn't even make any sense anymore to compare it with Chinese engine. तो जो भी उनका जो अभी देखिए वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, उनको मैं अभी भी मानता हूँ वो स्टेल्थ पूरी तरह समझते नहीं है। अब स्टेल्थ बस एक्सटर्नल स्टेल्थ नहीं होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने रेणुका चौधरी जो एमपी जी हैं उन पे अगर आपने हेमा मालिनी का साड़ी लगा दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हेमा मालिनी की तरह डांस करेंगी, हेमा मालिनी की तरह गाएंगी और हेमा मालिनी की तरह एक्टिंग करेंगी। नहीं, वो हमेशा शूर्पणखा की तरह ही मशहूर सी वही आपको दिखाई देगा, है। तो ये उसकी तरह है। उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो रेणुका चौधरी जी की तरह हैं, और उन्होंने हेमा मालिनी का थोड़ा मेकअप लगाया है और बोला है ये स्टेल्थ है भाई, उससे स्टेल्थ बनता नहीं। स्टेल्थ का जो बेसिक मीनिंग होता है वो तो ये होता है कि जो सिग्नेचर है उसका वो रिड्यूस कर दिया जाए। हाँ, तो वो बस शेप का सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं, बाकी जो है जो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन है उसका सिग्नेचर आपने कम नहीं किया है। हीट सिग्नेचर, इंफ्रारेड जो एग्जॉस्ट आता है उसका आपने कम नहीं किया है, तो आपने क्या कम किया? ठीक है ना, यू हैव नॉट बीन एबल टू सॉर्ट आउट ऑल दोस। देखिए ये भी रिपोर्ट आई है कि हमारा जो SU-30 था, they were able to detect their JF-20. Possibly, I mean any of our planes can detect it. जो हमारे जो भी प्लेन्स में अगर आप नोज में देखेंगे एक गोल सा बॉल की तरह लगा होगा कॉकपिट के बिल्कुल आगे, वो इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च है, उसमें हर वो एमिशंस आपको डिटेक्ट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि दिस China has all this stealth, well, one spectrum of stealth equipment available, which they can use against you. This acts as a very significant neutralizer in the sense, sure, your planes will get shot down, but with those Western engines, you'll get a lot more time up in the air to go on shooting them down when they land in the air. Okay. ये क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी तो हमको नहीं मिलेगी, बाकी मिलेगी। देखिए बोल रहे हैं, मिलिट्री बोल रही है नहीं भाई हमको क्रिस्टल ब्लेड मिल रहा है, मेरे लोग बोल रहे हैं पेंटागन में भाई तेरे को नहीं मिलने वाला है। अब क्या पता क्या हो,
देखते हैं। ओके, लेकिन फिर भी इवन 80% जो बोल रहे हैं, अगर क्रिस्टल ब्लेड के बाकी भी मिल रहा है तो भी आई थिंक इंडियंस विल हैव सिग्निफिकेंट लर्निंग कैपेसिटी It also imposes and a lot of restrictions on you. Will you be able to co-locate those planes with Russian fighters? I don't know. Have we negotiated that deal with the Americans? I don't know. Because the thing about American jet engines is वो remote monitoring हो सकता है. Even before the plane lands, उसका पूरा diagnostic check automatically over air हो गया होगा. उसको पता है कि इसको इस स्क्रू को टाइटन करना है, उस स्क्रू को टाइटन करना है, या पूरा इंजन निकाल के पूरा ओवरऑल करके नया इंजन. आजकल यही होता है कमर्शियल एयरलाइंस में. इवन बिफोर द प्लेन लैंड्स, द इंजीनियर ऑन द ग्राउंड नोज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज टू डू टू द इंजन. सो लेट्स सी. आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. ओके. तो और जो यूएस के साथ में जो कमर्शियल डील्स की बात हो रही है, उसके बारे में क्या है आपका विचार? होते रहेंगे, देखते हैं. जब होता है, इंडिया प्रॉमिसेस अ लॉट, देखते हैं. You think Indians have learned how to negotiate with the US? आई थिंक वी ऑलवेज काइंड ऑफ न्यू. पर वो एक ये अदानी अंबानी का नेगोशिएशन नहीं है. ये अभिजीत अय्यर मित्रा जो जियो खरीदना चाहता है, वो रिलायंस के आउटलेट में जाके नेगोशिएशन वाला है. लो लेवल का है. अच्छा, चलिए यूके की बात करते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर द यूके टू डू एन एफटीए with India? Very important. See, they've lost a lot of all the free trade agreements they had pre-negotiated with the EU. They're desperately seeking new markets. उन्होंने खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग को तबाह करके रख दिया. वो तो मार्गरेट थैचर ने वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रखा था. अनलाइक फ्रांस हैज ऑलवेज सेड कि मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हमको सब्सिडाइज भी करना पड़ेगा, हम करेंगे, पर हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ेंगे नहीं. ब्रिटेन ने क्या बोला मार्गरेट थैचर के नीचे? भाई ये सब गैंग्रेनस आर्म है, इसको काट के फेंक दो, हम फाइनेंशियल सर्विसेज में जाएंगे, पूरे सर्विसेज में जाएंगे. ब्रिटेन का आजकल मैन्युफैक्चरिंग उतना ज़्यादा नहीं, और हैवी तो बहुत अनवायबल है. इट इज़ मोस्टली अनवायबल. देयर आर फ्यू सेगमेंट्स दैट आर स्टिल वायबल, बट ठीक है. दे नीड द इंडियन मार्केट. दे नीड एन FTA विद इंडिया. They need an FTA with lots of other countries. क्योंकि उनका सबसे बड़ा मार्केट जो था EU होता था, और उसका एक्सेस, फ्री एक्सेस तो अब बंद हो गया है. तो उनके नए मार्केट्स चाहिए. तो फिर ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने ही ब्रेक्सिट एक तरह से मूव किया. हालांकि जिसने ब्रेक्सिट मूव किया वो तो अब आउट हो गया. दे वर क्वाइट एम्बिवेलेंट एट दैट टाइम. लेकिन रेफरेंडम उन्होंने शॉक में कराया और वो उल्टा पड़ गया. खैर, उन्होंने नेगोशिएट कर लिया. अब आज इस स्थिति में आ गए कि भाई कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ग्रेट ब्रिटेन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या ज़्यादा? FTA? दोनों के लिए. क्योंकि जो भी पार्टी, वो whichever party brings home the bacon, so to say, to use an English term, जो भी पार्टी ज़्यादा FTA साइन करेगा उसी को ज़्यादा वोट, क्योंकि उसी को ज़्यादा इट विल बी सीन एज क्रिएटिंग जॉब्स बैक होम. अभी जो ऋषि सुनक आए थे भारत, आपने देखा था कि किस तरह से दामाद की तरह बिहेव कर रहे थे, और उसका काफ़ी एडवर्स रिएक्शन आए हैं चर्च की ओर से, एंग्लिकन चर्च, और जो वहाँ का इंग्लैंड का है उसकी ओर से. हाउ डू यू लुक एट दैट? आई डोंट. देखिए, ये जो ऋषि सुनक और उसका जो पूरा वो खानदान है, ये सोशल क्लाइंबर खानदान, ठीक है ना. आई डोंट टेक देम. जब मैं देखता हूँ ना, तभी उसके थोड़ा मुझे टाइप का वो ये आता है. क्यों बताता हूँ? ये अभी बहुत हिंदू फिंदू फिर के घूम रहा है. जब लेस्टर में हिंदुओं पे हमला हो रहा था, ये कहाँ पे था? वो खोला इसने चुचुंदर की तरह, एकदम चुपचाप से वो कबर्ड के पीछे छिपा हुआ. इस बार भी जब वो हिंदुस्तान में था, वो माजिद फ्रीमैन जिसने लेस्टर का वो राइट्स पार्शली करवाया था,
उसने एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को धमकी दिया था जिन्होंने बजरंग के फ्लैग्स लहराए थे। इसने मुंह खोल, कुछ नहीं खोल। इसी के नीचे, इसी के फंडिंग के नीचे बीबीसी को फंडिंग मिलता है। वो तो सब पाकिस्तानी उधर बैठ के बोल रहे थे कि हिंदुओं ने शुरू किया था, हिंदुओं ने शुरू किया था, सब झूठ। इसने मुंह खोला था उस टाइम। तब इसका हिंदुइज्म कहाँ चला जाता है? ये ढोंगी है, ढोंगी। इसका पूरा खानदान ढोंगी खानदान है। मैं इनको सीरियसली नहीं लेता। इनका पूरा, अब इसके खानदान की बात कर रहे हैं या इसके बीवी के खानदान की बात सर? दोनों एक ही होता है। अर्धांगिनी तो अर्धांगिनी होती है। उनका खानदान आपका खानदान हो गया, और क्या। अच्छा चलिए अब बात करते हैं जो एक बड़ी जियो पॉलिटिकल इवेंट होने वाली है अगले वर्ष, और वो है यूएस इलेक्शन। अब ये जो यूएस इलेक्शन 2024 है, उसमें दो तीन चीज़ें जो दिख रही हैं। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन, तो जो बाइडेन क्या है अब सब जानते हैं। वन गैफ अ डे, अभी वियतनाम में लेटेस्ट हो गया, अल्जाइमर्स है उसको कुछ ऐसा। तो बेचारे को, लेकिन वो मैनेज्ड है, वेल मैनेज्ड है, डीप स्टेट का पपेट है। तो डीप स्टेट उसी के साथ जाएगी बिल्कुल। या कि चेंज करेगी? देखिए, अगर यूएस इकोनॉमी क्रैश ना हो तब तक बाइडेन ही जीतेगा, क्योंकि डीप स्टेट का इतना ज्यादा कंट्रोल है अब उधर। उनको जिताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सब उनके सब बच्चे फच्चे सब जेल में चले जाएंगे। तो उनके लिए करो या मरो की तरह, वो क्या इसने ये नारा दिया, वो तो 2020 में भी उनके लिए करो या मरो था। yes it was, and they won. They used every underhand trick in the book to win, but they did win. And they have institutional control. उनका हर इंस्टीट्यूशन पे उनका हड़प गए। आपका पिछला प्रेडिक्शन गलत हुआ था वैसे। क्या कि ट्रम्प जीतेगा ना? Yeah, because I wasn't seeing how much institution control. I downplayed the institution. I didn't think they would be that blatant in doing what they did. But now it's there for everybody to see. The kind of personalized campaign against Trump using all the instruments of state, political persecution इसे कहते हैं। सीरिया में इतना पॉलिटिकल परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। सऊदी अरेबिया में ये सब तानाशाही है। सीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, रूस सब तानाशाही है। वो भी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इस तरह परसिक्यूट नहीं करते जैसे अमेरिका ट्रम्प को परसिक्यूट कर रहा है। साफ साफ। और हमको हमेशा सिखाया जाता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन रूल ऑफ लॉ एंड द स्टाजी और द केजीबी इन रशिया। The Stasi in East Germany or the KGB in Russia could just go to a hotel, say, open your books, find the guy they wanted, and go after him. In America, you can't do that. But that is exactly what is happening. They're setting up commissions and things like that specifically to go after Trump. Right? So I do believe that Biden is going to win this election unless there is a... and they've learned. In 2016, they thought they had won. They were complacent. They will not make the mistake of complacence again. The problem with Trump in the last election was when the economy turned. There was nothing you could do. But even more importantly, it was the fact that the Democrats had deployed all the resources that they had, all the institutional capture that they had. अब वो इस्तेमाल करेंगे ही. I do not see a situation other than the economy collapsing under which a Republican wins. But the economy is in decline. Is it in decline enough? That is the question. Is it enough of a decline? Or will he just print his way out of this? He'll print his way into inflation, but he'll print his way out of economic collapse. लेकिन जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है इस समय यूएस की जो हम देखते हैं वो इन्फ्लेशन ही है। ऐसा इन्फ्लेशन तो पिछले 50 साल में नहीं देखा है। This is something China has managed very well. China also has no correlation between the notes it prints and the actual currency reserve it has. But it'll keep printing notes. It creates artificial... This is a very old technique, creating artificial inflation in order to show artificial growth and create a temporary jobs bump.
The Nazi economy used to do that. हाँ, हमारे कांग्रेस वालों ने किया था, यूपीए 2 ने किया था ना, लेकिन इट बूमरैंग डाल देम. It boomeranged on them, but will this boomerang in time? That is the question. Will it boomerang in time? तो आपके हिसाब से डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा 2024 में? Biden. बाइडेन तब तक लास्ट आउट करेगा? अगर वो मर भी जाता है, उसका कोई कठपुतला की तरह कोई उसका हड्डी के अंदर वो लकड़ी का ये लगा के प्लीज वोट फॉर मी. What are the chances of our own Kamala ji? Kamala यार, जिसका सही है you know Kamala, she's got kuru, no? She's got laughing sickness. really? Yeah, you can only contract kuru by eating human brains. उससे जरूर किसी इंसान का भेजा खा रखा है. हर चीज में आप बताओ कैसे हंसती रहे. अरे वो तो Sanjay, your shirt is red. आजकल तो बेचारी बोलती नहीं है, उसका आप लोगों ने फोटा नहीं. And it is on. That is a YouTube silver play button. ये कुरू नहीं है तो क्या है? इसने ये नरहार है. ये पापुआ न्यू गिनी के जंगल में जाके उन पापुआ न्यू गिनी आदिवासियों के साथ इसने भेजा खा के रखा है, इसीलिए इसका लाफिंग सिकनेस. पर वो भी, अरे डेमोक्रेट डीप स्टेट जो है, वो एक कुत्ता भी खड़ा करेगा, वो जीत जाएगा. लेकिन डेमोक्रेट डीप स्टेट के जो बहुत बड़े बड़े ब्लैक रॉक जैसे आपके है, वो सब आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं. देखते हैं. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग थ्रू. अंबानी अनाउंस्ड कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग देम हियर, बट इट मे नॉट गो थ्रू. अच्छा चलिए, रिपब्लिकन पार्टी में बताइए कौन होगा कैंडिडेट? ट्रम्प को ये लोग होने देंगे या नहीं होने देंगे? ट्रम्प को रोक सकते हैं या नहीं, ये बताइए. आई डोंट थिंक सो. एंड आई थिंक Trump will then choose Vivek Ramaswamy as his running. So it'd be Iyer versus Iyengar. But Kamala is Iyer. Kamala is Iyengar. Kamala is Iyer. Kamala, I did research and I found out. सर आप pastor हो, आप उनको convert कर. Kamala is Iyer. नहीं. Kamala is Iyengar. She is a very decent Iyer. No. And Vivek is an Iyengar. No. Kamala Iyengar. Vivek Ganapati Ramaswamy. How can Ganapati be Iyengar? Ganapati is Iyer. Inclusive Vaishnava. No. That's Smarthas. Smarthas are not Iyengar. Iyengars don't believe in Smarthaism. So we are Smarthas, you see. Iyengar, वैसे विवेक मेरा रिश्तेदार है, मैं कौन करूँ उसका? विवेक कैपिटी डायर क्या है ना? हम भी पैसे रहे, हम भी वो मामा पैसे रहे ना. अच्छा चलिए, तो हाँ, तो you reckon कि Trump will contest and he will lose. Okay, so if he isn't sent to jail, I think we're going to see a very if he sends to jail, can he contest? No, I don't think so. I don't know if it is being sent to jail or being found guilty, because all his trials are scheduled for after the election. After the election. So he might actually contest, and they want him to contest because Trump will polarize and it'll enervate the Democrat voter base. नहीं, वो तो वो होता है, that we have seen. जो fringe जो है, you know, that fringe on both sides is in the middle. Yeah. That fringe on both sides. Vivek Ramaswamy has the capacity to pull them towards his side. I think Vivek does, but given the sheer levels of Hindu phobia that are there, will he be able to deliver that knockout? No, I don't. Kamala is not. What about the 10 commandments of Vivek Ramaswamy? What about? You haven't heard his 10 commandments? No. Okay, let me recount a few of them. God is real. There are two. आपको अगर कोई doubt है कि ये pastor हैं तो देख लीजिए, हर चीज में 10 command. God is real. There are 2 genders. Fossil fuel is required for human progress. Reverse racism is racism. Yes. All these. Yes. Well, completely non-controversial statements of fact. Completely against wokeism. Yes. And we have already talked about his geopolitical stance.
what he says about Taiwan, what he says about engagement with Israel. He's right on everything. Then And that is his biggest liability. But to get elected in America today, you can't say the grass is green and the sky is blue. You have to say it is relative. You can't say Sanjay Dikshit is a man and Abhijit is a fat man. You have to say that Abhijit is a horizontally challenged, gender fluid person and Sanjay Dikshit may identify as a Jodhpuri kachori. Otherwise, you will not get elected in America. then why would Trump choose him as his running partner? Well, because I think he sees a certain level of loyalty to Trump towards him. But I don't think it will be taken on sentimental reasons. I think it will be taken mostly to brown wash his campaign. That he can't be, आप racist नहीं हो, आप गोरे ये नहीं. उसको एक काले जन की जरूरत है उसको ब्राउन वॉश करने के लिए. अच्छा, इसकी जो पहली डिबेट हुई थी उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने तो सोचा उसने जीता. सॉरी, मैंने तो सोचा कि विवेक ने जीता था वो डिबेट. पर उसने सबने क्या बोला कि रॉन डेसांटिस हार गया. रॉन डेसांटिस बाकी एस्टैब्लिशमेंट रिपब्लिकन्स का लाडला था, वो तो ठीक से कर नहीं पाया. पर कई लोगों ने बोला कि भाई देख निकी हेली जीती या विवेक रामस्वामी. मैंने तो सोचा कि विवेक रामस्वामी ने जीती. वो तो मैंने भी सोचा और बहुत सारे लोग जो है, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ बट वी डोंट नो इफ पीपल आर सेम. मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन पोल्स आल्सो पुट हिम इन फ्रंट. लेकिन आगे जो बाकी लोग हैं, लीव असाइड ट्रम्प इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीबॉडी एल्स. देयर इज नो कॉन्टेस्ट एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न. लेकिन जो बाकी लोग हैं उनमें आपको क्या लगता है आगे चल के कौन नंबर 1 पे रहेगा? Can Vivek Ramaswamy beat everybody else? Does he have number 1? Does he have the capacity? Number 2, whether he will win enough influence among the Republicans. Does he have the intellectual capacity? Yes. Is he the right color? No. Is he the right religion? No. Will he get the vice presidential nomination? Possibly, because he's the right color to brown wash the whiteness of the winning candidate, number 1. He is loyal enough to MAGA and he is enough of a common sense talker to enervate a large part of the Republican rank. Yes. There is also a reaction against wokeism which the Democrats are promoting. और वो जो reaction है वो it is mostly seen among those communities which still cherish family values. And Hispanics are one of those communities. So आपको क्या लगता है कि ये चीज़ उनके साथ सेल करेगी? Is that enough to make them swing over? No, because Hispanics and Hindus are the biggest competition. One of the reasons that both the first Indian governors, which was Nikki Haley and Bobby Jindal, were Indians, were because of Hispanics going over to the Democrats big time. They are seen as direct competition to each other in several, even though they are not economically, they are not in competition with each other. Hispanics are very low income, Indians are very, very high income. They are seen as competing for the same political space. अब इसमें क्या है आप देख लो, अगर जो आपका एंटी वोक एजेंडा है वो दोनों ही हिस्पैनिक्स और ब्लैक्स के लिए है, क्योंकि हिस्पैनिक्स और ब्लैक्स दोनों ही बॉटम ऑफ द इनकम लैडर हैं. उनमें हाईएस्ट चाइल्ड अबैंडनमेंट होता है, सिंगल मदरहुड, अबॉर्शन, ये सब. तो इसमें क्या होता है, आप उनको बोल रहे हैं कि एक आप एंटी वोक हो सकते, दूसरा आप ये भी बोल रहे हैं कि आप सबसे बड़े विक्टिम हो सकते हैं और आपको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है. आपको क्या लगता है वो चूज? They will not choose those family values. They will choose weak people will choose victim, and economically weaker section will always choose. And what about Hindus? आप देख नहीं रहे हैं, सबसे बड़े विक्टिम वो रोने धोने वाले तो हिंदू ही है. उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उनके अगेंस्ट में तो पूरा का पूरा डेमोक्रेट सिस्टम
इकोसिस्टम और वो उन्हीं आज मैंने पढ़ा हुआ आउट करते रहते हैं। वो इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ सैन फ्रांसिस्को के जो हिंदूज हैं दे आर गोइंग टू गेट देयर कमअपन्स। ओके जस्ट डेजर्ट्स। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्री शिवशंकर अय्यर जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू पास्टर सैमुअल डिक्सन जी, आपके साथ यीशु की कृपा बनी रहे और यीशु सबको बचाए हमारे जयपुर डायलॉग्स टीम में। हालेलुया हर हर महादेव। हालेलुया।